ये शायद सेव नहीं कर पाया था मैं। कोई ना, आप लोग होशियार हो और आपने बता दिया, मैंने मान लिया कि बलवन में मैंने कुछ प्रारंभिक बातें लिखाई थी। इल्तुतमिश वाला टॉपिक ही था, ये सेव नहीं किया था। ओके, मैं बलबन में आपको बलबन की नीतियां पढ़ा रहा था। बलबन का राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। और इसमें बात इतनी सी थी, कितनी सी थी कि बलबन के समय सुल्तान की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसकी शक्ति, वो कैसी थी जब बलबन शासक बना? अच्छी थी या बुरी थी? बहुत बुरी थी, क्योंकि चालीसा के सदस्य, चालीसा के सदस्य सुल्तान बनाया करते थे और खुद आनंद उठाया करते थे। यहां तक कि खुद बलबन को देखिएगा, बलबन ने एक शासक बनाया, नासरुद्दीन मोहम्मद बनाया, और उस शासक के साथ भले ही अपने छोरी का ब्याह कर दिया, वो अलग बात है, बट उस शासक को कितनी पावर दिए बताओ? दिए क्या? नहीं। वो बापड़ा टोपियां सीलता था, कुरान की आयतें की नकल करता था, किसी तरह जीवन चल रहा था। इसलिए लोग हंसते थे कि ये देखो सुल्तान जा रहा। तो बलबन ने शासक बनने के बाद सबसे पहले सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु जो भी कार्य किए, वही उसका क्या कहलाता है? राजत्व सिद्धांत। इस मामले में बलबन ने कहा कि भैया, क्या कहा कि भैया सुल्तान यूं नहीं होता, सुल्तान का जो जिगरा होता है, हृदय होता है, वो खुदा के नूर से प्रकाशमान होता है। ये तो बलबन ने कहा था। तो बलबन ने कहा कि कोई भी साधारण व्यक्ति सुल्तान की पद से बराबरी कर नहीं सकता। मैं सुल्तान हूं, इसका मतलब मैं कुछ खास हूं, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरे हृदय में ईश्वर का नूर, प्रकाश भरा रहता है। उसने ये भी कहा कि कोई भी सुल्तान की बराबरी कर नहीं सकता, और उसने साथ में कहा कि सुल्तान जो है उसका दरबार बहुत विशिष्ट होता है। उसने सुल्तान की गरिमा बनाए रखने के लिए दरबार में गंभीर रहना शुरू कर दिया। गंभीर रहता था, मैंने बताया था आपको, ना हंसी, ना खुशी, ना ही दुख, कुछ भी नहीं, सब किसकी भेंट चढ़ा दिया गया? गंभीर, गंभीरता की। इसलिए बलबन का बेटा मोहम्मद जब मारा गया, दुख बहुत होता था, रोता बहुत था, बट महल में अकेले, दरबार में एकदम से अकड़ के सीधा रहता था। क्या हो गया? सुल्तान का कोई अपना नहीं होता, सुल्तान का ना कोई अपना ना कोई पराया, सुल्तान सिर्फ सुल्तान होता है। गंभीर रहना शुरू कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी, जी बर्नी की पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही में लिखा गया, क्या लिखा गया कि उसका जो सिर था, उस पर जो उसका मुकुट था, वो मुकुट 1.5 फीट ऊंचा था। उसकी जो दाढ़ी थी
वो लंबी निकली हुई 1.5 फीट आगे तक थी, तो 1.5 फीट नीचे, 1.5 फीट ऊपर और 1 फीट बीच में, कुल कितने। इसलिए जब वो किसी बात के लिए हां करता था तो ऐसे लगता था कोई इंसान झुक रहा है या फिर ऊपर उठ रहा है। बड़ा डरावना दृश्य था। सब दिखाएंगे, आप तो सुनिए। जो नंगी तलवारों, यानी म्यान से निकली हुई तलवार, आप नंगी के पीछे पड़ गए थे। नंगी तलवारों को लेकर काले रंग के अफ्रीकन हबसी उसके दरबार में हर दर कदम खड़े रहते थे, एकदम तलवार हाथ में लेकर के, नंगी तलवार हाथ, बस ऊंची किए रहते थे कि कब मौका मिले और कब गर्दन पे चला दें। तो जो भी दरबार में प्रवेश करता था वो एकदम डरा हुआ रहता था। उसने सिजदा, सिजदा बोला था मैंने, सिजदा यानी दरबार में जो भी झुकेगा घुटनों के बल गिरेगा, माथा टेकाएगा। और पायबोस, पायबोस भी लिखा था। तो सिजदा करना यानी कि झुक कर के नमन करना, पायबोस अर्थात सुल्तान के पैरों को चूमना की प्रथा इसने लागू कर दी। इसने नौरोज का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। वो कहता था जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं, नीच कुल व्यक्ति को जब भी मैं देखता हूं, तब मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है कि गर्दन काट के फेंक दो। मतलब वो किसी भी साधारण भारतीय को नीचा कहकर उसे दूर रखने का प्रयास करता था। और खुद उसने, बलबन ने अपने आप को किस वंश का बताया? आफ्रेसियाब वंश, जो कि मोहम्मद साहब का एक रिश्तेदार का वंश था। तो अपने आप को उसने बड़े वंश से जोड़ दिया, जबकि ये फर्जी था, फर्जीवाड़ा था। क्योंकि किसने देखा जंगल में मोर नाचा, बलबन किस वंश का था वो तो वहां से आ चुका था। और लेकिन उसने अपने आप को आफ्रेसियाब का वंशज बताया। तो ये सब किस में आते हैं दोस्तों? राजत्व सिद्धांत में। तो कल मैंने कितना लिखा दिया था राजत्व सिद्धांत, एक बार फिर से दिखाएं, एक बार फिर दिखाएं। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए देवी उत्पत्ति सिद्धांत लागू किया, ठीक है। बलबन ने स्वयं को आफ्रेसियाब वंश का बताया। जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो हाथ मेरी तलवार पे चला जाता है। ऊंचे सिंहासन पर बैठना शुरू किया, गंभीर रहना शुरू किया, हंसना रोना दुख प्रकटना बंद कर दिया, सिजदा एवं पायबोस की प्रथा लागू की। ओके, यहां तक लिखा दिया, लिखिएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने, कौन सा बर्नी है? जियाउद्दीन बर्नी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में उल्लेख किया कि उल्लेख किया कि बलबन ने सभी पद, बलबन ने सभी पद
उच्च कुलीनों को दिए, उच्च कुलीनों को दिए। कुलीन 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 नहीं जानते? कुलीन का मतलब एलीट क्लास, वीआईपी, ऊंचे लोग, ऊंचे कुल वालों से बना है कुलीन, तो कुलीनों को दिया। वह लिखते जाओ, कम से कम 4 लाइन में कहेगा ये, कोमा लगा दी, कुलीनों को दिया कोमा, वह संपूर्ण राजसी वैभव के बिना, वैभव के बिना दरबार में उपस्थित नहीं होता था। उपस्थित नहीं होता था। शराब पीना, दावतों में जाना, दावत होती है ना, पार्टीज, पार्टी में जाना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। बंद कर दिया, दिया कोमा लगाना। भयंकर हबसी, भयंकर हबसी, याद रखें इथोपिया एक देश है, वहां के सारे निवासी हबसी कहलाते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, भारतीय, उन लोगों के, इथोपिया के निवासियों को हबसी कहा जाता है। तो भयंकर हबसी सैनिकों को, सैनिकों को नंगी तलवारों के साथ, नंगी तलवारों के साथ दरबार के हर कोने में नियुक्त कर दिया, नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया। दरबार की रस्मों को, दरबार की रस्मों को ईरान की, ईरान की पद्धति के अनुसार, ईरान की पद्धति के अनुसार, के अनुसार ढाला। इस प्रकार बलबन ने अपना राजत्व लोह एवं रक्त की नीति के अनुरूप, अनुरूप विकसित किया।
तो प्यारे दोस्तों, ये था बलबन का राजत्व। इसका मतलब दरबार में कोई जाएगा क्या तुम में से? अरे मुझ बलबन का दरबार लगा है, मैं बलबन। मेरा गणित में माना कि सो, माना कि मैं बलबन, वरना तो सवाल हल होगा नहीं। तो माना कि मैं बलबन, मेरे दरबार में करीब 500 नंगी तलवार लिए हुए हबसी हर जगह नियुक्त हैं। और तलवार बाहर निकाल रखी है, बस उठा रखी है, आपकी तरफ देख रहे हैं किसको काटो किसको काटो। अब आप दरबार में आ भी गए, चालीसा के सदस्य हो, बड़े अमीर हो, बहुत ऊंचे कुल के हो, ताकतवर हो, आपने सुल्तान पद की कभी गरिमा का ध्यान रखा नहीं है, नहीं रखा। आप जो चाहते हो वो सब हो रहा है, क्योंकि आज तक सुल्तान जो बनते आए हैं इल्तुतमिश के बाद, वे सारे सुल्तान नाम मात्र के थे। लेकिन अब की बार बलबन ने सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को इस कदर ऊंचा उठा दिया कि जैसे तुम यहां बैठे हो, तो मैं यहां से 5 फुट ऊंचा एक सिंहासन लगा करके, जो तुमसे आगे की लाइन वालों से भी करीब 15 फीट आगे, जिस पर सीढ़ियां बनी हुई है, और उन सीढ़ियों पर हफ्सी हफ्सी खड़े, नंगी तलवार लेकर सैनिक ही सैनिक खड़े, वो खड़े रहते थे। और उस ऊंचे सिंहासन पर एकदम पूरी राजसी वैभव के साथ मैं बैठता हूं। पूरे राजसी पोशाक, बहुत ही महंगी मलमल और वो किसी रेशम के कपड़े, वो मालाएं, वो मुकुट, वो सब राजसी। और मेरे बगल में 2 तोपें, एकदम से गोला अंदर डाल करके उनको आग लगाने के लिए तैयार, उस सबका मुंह आपकी तरफ, तोप के घोड़े। तो ऐसे डरावने माहौल में ना मैं हंसता हूं, ना मैं किसी से बोलता हूं, नो मजाक, नो हंसी, नो दुख। रिजल्ट क्या होगा आप ही देखिए। आपकी क्लास में एक ऐसा टीचर जो ना हंसता हो, ना मजाक करने की अनुमति देता हो, आता हो और चुपचाप पढ़ाता हो, तो उसकी क्लास में आप लोग चू बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं बोलते। और जो आपके साथ मित्रता व्रत व्यवहार करता है, वहां टेबलें ठोकी जाती है। खैर, तो मैं बलबन का अनुसरण करूंगा। तो मैं बता रहा हूं, इसलिए बलबन ने दरबार के माहौल को इस कदर बनाया कि अब उस दरबार में जो कोई घुसता था, तो वो एक ही बात सोचता था कि मन में चाहे कितना भी कि मैं ताकतवर हूं, मैं बगावत कर दूंगा, मैं सुल्तान बना दूंगा, मैं सुल्तान बन जाऊंगा। लेकिन उस हालत को देख करके उसको लगता था पता नहीं कब सिर काट के फेंक दे, चुपचाप बैठा रहे। डर, डर बैठाया। और ये डर का जो शक्ति का जो प्रदर्शन उसने किया, वही उसके राजत्व का आधार था। तो लोह, तलवार एवं रक्त, यानी कि तलवार से खून बहाने की जो उसकी नीति थी, वही उसके राजत्व का आधार थी। और यह सच कि उसने गिरे हुए सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को फिर से कायम कर दिया। अब ना कोई सुल्तान का नाम लेकर के उपहास करता था, ना कोई सुल्तान का नाम लेकर के कानाफूसी करता था, नहीं। अब सब कहते थे कि नहीं, सुल्तान सुल्तान है, सुल्तान की बराबरी हम कोई नहीं कर सकता। अब सुल्तान के दरबार में हम लोग जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, सुल्तान हम पर नजर रखता है। इस प्रकार से उसने अपने पद और प्रतिष्ठा की इज्जत को बढ़ाया। लेकिन एक और बात थी, जो आपकी अगली हेडिंग भी बनेगी, चालीसा का दमन। तो हेडिंग डाल दें, बात तभी करेंगे जब हेडिंग डल जाए। चालीसा का दमन। कौन सा चालीसा? तुर्कान ए चिहलगा में।
तो तुर्कान ने चेहलगामी का दमन क्यों किया बलबन ने, कोई कौन बताएगा? वेरी गुड, शाबाश, कुछ बच्चे व्याख्या कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तुर्कान चेहलगामी, ये जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया, तुर्कान चेहलगामी, इसमें बहुत बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे। याद रखें, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात है कि तुर्कान चेहलगामी में 40 सदस्य थे। 40 नहीं थे, 40 नहीं थे, मैंने बताया शुरू में 40 सदस्यों से स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बाद में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। सभी बड़े जो मनसबदार, सभी बड़े जो अमीर, जो सेनापति होते थे, सभी बड़े जो सरदार होते थे, सभी बड़े जो इख्तिदार होते थे, वो सभी इसी में शामिल थे। ये बड़े उद्दंडी और उपद्रवी थे। इन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो खेल खेला, उसमें उसने इल्तुतमिश की एक एक करके उसकी संतानों को पद पर बैठाया, नामात्र का शासक बनाया। जैसे रुकनुद्दीन, रजिया, बैराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये सब किसने बैठाया? चालीसा ने बैठाया। और खुद बलबन भी तो इसी चालीसा का सदस्य था। उसने खुद ने भी तो खूब मजे लिए थे। उसको पता था कि ये जो सीढ़ी, ये जो चालीसा की सीढ़ी है, जिसके दम पर चढ़ करके मैं आज यहां सुल्तान पद पर बैठा हूं, यदि ये सीढ़ी बनी रही तो मेरे थोड़ा सा कमजोर होते ही कोई दूसरा चालीसा का सदस्य इस सीढ़ी पर चढ़ेगा और मुझे नीचे पटकेगा। तो उसने कहा ना बांस रहे, उसने इस सीढ़ी को काटने का निर्णय कर लिया। इस सीढ़ी को काटूंगा, मैं चढ़ गया, अब मैं किसी और को नहीं चढ़ने दूंगा। इस प्रकार से उसने चालीसा का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। कैसे किया? वो हर संभव तरीका, नंबर एक, उसने इनके खिलाफ बरीद, बोले तो जासूस, जासूस को मध्यकाल में फारसी में बरीद कहा जाता है, तो बरीद लगा दिए, बरीद लगाए। उनकी हर छोटी छोटी बातों का पता बलबन को होता था, और उनकी कोई भी छोटी भी गलती मिल जाती है पर उन्हें भयंकर दंड देता था। मौका मिलना चाहिए, खींच देंगे। दूसरा, जैसे एक बार अवध का इख्तिदार था, अवध का गवर्नर था, उसने जो है अपनी रात को दारू पी करके अपना जो दास था, सेवक था, नौकर था, उसकी कोड़ों से पिटाई कर दी, कर दी। तो उसको पता लग गया, अवध से उसे बुलाया। ये नहीं बताया कि क्यों बुलाया, बुलाया। इसके बाद बड़े दरबार में उस नौकर को भी बुलाया और कहा कि जो सच है वो बताना, वरना गर्दन कटवा दूंगा। नौकर ने कहा साहब बहुत मारा, बहुत मारा रे। तो उसने कहा कि क्यों? ये एक इंसान इस्लाम का बंदा है, खुदा का बंदा है, तू खुदा का बंदा है, तुझे मारने का किसने दिया? और तब उसने कहा कि तकरीबन कितनी पिटाई की होगी? उसने कहा साहब को 500 थप्पड़ मार दिए। अच्छा। उसने आदेश दिया कि इसको 500 कोड़े खींच खींच कर मारे जाए। अवध का इख्तिदार जो था, जो अवध का गवर्नर था, उसे 500 कोड़े इशारा कर दिया था कि इतना खींच के मारना कि वो 300 350 कोड़े खा पाया था, गिर गया। पड़े पड़े के और मारे गए 150, मर गया। 5वें कोड़े तक तो बचा ही नहीं था। छोटी छोटी गलती बड़े बड़े
दंड उसने दिए, सल्टाया। जो बच गए, जो बच गए उन्हें उसने सीमा पर भेजा, सीमा पर नियुक्त कर दिया। उसने कहा कि कोई गवर्नर नहीं होगा, सिर्फ सीमा पर जाएंगे, सीमा पर नियुक्त कर दिया। सीमा पर मंगोल आक्रमण इस समय भयंकर हो रहा था। आप जानते हैं मंगोलों को? अब चंगेज खां तो नहीं है, चंगेज खां का पोता है, पोता हलाकू, हलाकू। तो उस चंगेज खां के पोते हलाकू ने आक्रमण किया, और कोई एक बार नहीं किया, हर साल आक्रमण भेज देता था। और मंगोल वैसी दरिंदे, वो सीमा पर जब आते थे तो बलबन उन्हें कहता था कि आक्रमण का वीरता से सामना करना। तो या तो क्या होता कि वे मंगोलों का सामना करते हुए मारे जाते, मंगोल छोड़ते क्या? नहीं। और कोई बच जाता, कोई बच जाता, जो भी बचता, तो उस पर कि तूने मंगोलों को जीता क्यों नहीं। भले मंगोल आए, आक्रमण किया और भाग गए वापस, तो उस पर आरोप लगाया जाता कि तूने मंगोलों का पीछा क्यों नहीं किया, तो कायर है। उस पर कायरता का आरोप लगा करके उसे फांसी पर टांग दिया जाता, मृत्युदंड। इधर भी मौत है, इधर भी मौत, मरना पड़ेगा। बलबन ने तय कर दिया कि तुम्हें मरना पड़ेगा, इनके हाथ मर जाओ, बच गए तो मैं मारूंगा। तो उसकी ने बलबन ने तय कर लिया था कि खत्म करूंगा तुम्हें। यहां तक कि बलबन का चचेरा भाई शेर खां बहुत बड़ा योद्धा था, और बलबन को सुल्तान बनाने में सबसे बड़ी ताकत वही था। बलबन जब उस पर इशारा करता तो वो सबको सल्टा देता। लेकिन बलबन को तो उससे भी पीड़ा थी, क्योंकि वो भी चालीसा का सदस्य था। उसने भी उसके भोजन में जहर मिलवाया, सल्टवा दिया। तो तीसरा, जो इनसे भी बच गया, उन्हें जहर दिए गए, जहर देकर मरवाया। लेकिन कुल मिला के बात यह कि चालीसा का कोई सदस्य बच भी गया इन तीनों के बाद, वो भारत में रहेगा क्या? वह छोड़ करके ईरान में, मध्य एशिया में कहीं भी जाएगा, वो जंगल में जाएगा, वो मरुस्थल में जाएगा, या पेड़ पे चढ़ जाएगा, बट बलबन के सामने नहीं आएगा। उसे पता है या मरना होगा, या तो ऐसे या वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, और ऐसे नहीं तो ऐसे, मरना ही होगा। तो इस प्रकार से बलबन ने किसका दमन किया? 40। तो बात छोटी है लेकिन बात बड़ी है, तो मैं लिखवा दूं? ओके। तो मंगोल आक्रमण में मारे गए, ऐसे उतार दो भले, मारे गए। जो बच गए, जो बच गए, कायरता के आरोप पर मृत्युदंड दिया गया। ये लो साहब, ऐसे उतार दो, ये लो लिख दो, उतार दो, फटाक से उतारो। अरे मैडम, फटाक से उतारो।
लिख दिया। तो ये था बलबन। बलबन के तरीके और भी थे। क्या? उसने इक्तेदार नंबर 4 लिखते जाना की नियुक्ति में पुराने इक्तेदारों के वंशजों को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर अपने प्रति वफादार नए लोगों को लिया। नंबर 5, 1279 में ख्वाजा नामक नया पद बनाया। नया पद बनाया जो इक्तेदारों की बकाया की जांच करता था। राजस्व में वसूली के बाद शेष धन को दिल्ली भेजा जाता था। तो इसने पुराने इक्तेदारों के मरने के बाद नए इक्तेदार उनके वंशजों को नहीं बनाया। जो मेरे प्रति वफादार होंगे मैं उन्हीं को बनाऊंगा, तुम पुराणों को क्यों बनाऊंगा? समझ रहे हो? अर्थात पुराने जो चालीसा के सदस्य थे उन्हें खत्म ही कर दिया, उनके वंशजों को खत्म कर दिया, उनकी हिसाब किताब की जांच कराई, एक नई पोस्ट बनाई गई। कौन सी? ख्वाजा, जो इक्तेदारों की बकाया की जांच करती थी कि कितनी वसूली हुई, कितना खर्चा हुआ, शेष कितना बचा, और जो शेष बचा और वो कितना भेजा गया, कितना ही लोगों के पास में है, और जो शेष बचा था वो जबरन वसूला गया इनसे। ठीक है, ओके। अब ये भी काम हो गया, अब बलबन भी लगभग समाप्त हो गया। दो छोटी छोटी बातें और बची हैं। एक तो बलबन ने जो सैन्य विभाग था, सेना, उस विभाग को सबसे चुस्त दुरुस्त बनाया, नियमित सैनिक भर्ती किए, नगद वेतन देता था। तो हालांकि बहुत ज्यादा को नगद वेतन नहीं दिया, लेकिन उसने नगद वेतन की परंपरा शुरू की। तो बलबन ने
सैन्य विभाग की स्थापना की? सैन्य विभाग क्या नाम था? अरे वाह, वेरी गुड। दीवान का मतलब होता है दोस्तों विभाग। जब भी कोई विभाग की बात करेंगे तो उसका नाम होगा दीवान। और विभाग का नाम था दीवान ए आरिज। हो सकता है आपको एग्जाम में अर्ज मिले, अर्ज, क्योंकि तुर्की नाम अर्ज है, फारसी नाम अरीज है, हिंदी में हम इसको आरिज बोलते हैं। तो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज की स्थापना की। जो सैनिक थे उन्हें प्रशिक्षण दिया, नियमित प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण भी इसने देना शुरू किया, यानी कि एक विभाग बनाया और सैनिकों को कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जाती थी। जब युद्ध नहीं भी होगा तो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जी, तो बताओ कि दीवान ए आरिज जो पहला विभाग बनाया था बलबन ने, उस विभाग का पहला सैन्य अधिकारी, सेनापति कौन था? जी बताओ। तो पहला व्यक्ति जो इस पोस्ट पर बैठा उसका नाम था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क नाम था इसका। ये नाम होते थे ऐसे, ये बहुत प्यारा नाम था उस जमाने में। जाके देखो तो जैसे आप में किसी का नाम बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो कि राधे श्याम, राधे कृष्णा, मतलब कितने अच्छे नाम है देखो तो। हाँ, तो सारा दिन यूं ही करता रहता है। तो नोट लगा के मैं लिखवा देता हूं, नोट, नोट, NOTE, नोट। बलबन ने मध्यकाल में पहली बार, बलबन ने मध्यकाल में पहली बार सैन्य विभाग, जी, बलबन ने मध्यकाल में पहली बार सैन्य विभाग स्थापित किया, जिसे जिसे दीवान ए आरिज, जिसे दीवान ए आरिज, कोष्टक में लिखते जाना, आरिज के आगे अर्ज, दीवान ए आरिज कहा जाता था। दीवान ए आरिज कहा जाता था। बलबन ने सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया, कंटिन्यू लिखेंगे इसी में। बलबन ने सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया, दिया, ओके, लिख दिया जी। अब बलबन में कछु खास है नहीं दोस्तों, छोटी छोटी दो तीन बात बतानी, बता दूं। एक तो बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, एक नहीं कई आक्रमण हुए थे, और एक आक्रमण में सामना करता हुआ उसका जो बेटा था महमूद या मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो ये, लेकिन बलबन की एक बात माननी पड़ेगी, उसने
माननी पड़ेगी बलबन की ये बात तो, कि उसने मंगोलों से पीछा नहीं छुड़ाया, मंगोलों से समझौता भी नहीं किया, वो मंगोलों से डरा भी नहीं। उसने कहा कि सामना करेंगे, शक्ति का जवाब शक्ति से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम देंगे, हम लड़ेंगे। मैं हारने वालों में नहीं, होंगे वो बहुत शक्तिशाली, लेकिन कम हम भी तो नहीं है। और इतिहास उसको समेटता है जो संघर्ष करता है, इसलिए उसने एक इतिहास बदला। पहली बार बलबन के समय, तो बलबन का क्षेत्र ये था, ये भारत, तो उसने लाहौर जो था, बलबन यहां सेना लेकर के रहता था, उसने किले बनवाए, सुनम, 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 समाना, इस प्रकार के। तो किलों की एक श्रृंखला उसने बनवाई कि जो भी आक्रमण होगा, इन किलों के अंदर सेना निकल के जाएगी, और खुद इनके पास 50-60 हजार की बड़ी सेना होती थी, वो लड़ती थी। जैसे ही सूचना आती, तुरंत लाहौर से बलबन भी 1.5 लाख की सेना लेके निकल पड़ता था कि बोले मारा और अब। और इस बात का इन्हें इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि ये बड़ी तबीयत से लड़ते थे, और पीछे 1.5 लाख की सेना जब आती हुई दिखती मंगोलों को, तो भाग लिया करते थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना टिड्डी दल की तरह इतनी बड़ी है कि उसे सारा हरा पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से उसने मंगोल आक्रमण का सामना किया, बट उसने इन किलों का प्रभारी अपने पुत्र मोहम्मद को बनाया था, क्योंकि वही योग्य था, और मोहम्मद बहुत योग्य था। बलबन का वारिस भी था। बलबन अपने सारे सपने उसी में देखता था कि मेरे बाद इस पृथ्वी पर वो शासन करेगा और सबको संभाल लेगा। लेकिन वो मारा गया था, मैंने बताया था, बलबन बहुत टूट गया था, बलबन बहुत रोता था, बट छुप छुप के ना, दूसरों के सामने नहीं। कमजोरी कभी किसी को देनी ही नहीं है, किसी को सीखना हो तो बलबन से सीखे। जो आप लोग हर किसी के सामने अपने मन की पेट की बात बता बैठते हो, और वही फिर बाद में आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, आपने देखा नहीं क्या? तो बलबन से सीखो, ना खुशी की बात किसी को बतानी, ना दुख की बात बतानी, कुछ नहीं बताना, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, पता है ना। आप जब स्वयं खुद के नहीं हो सकते, तो दूसरा आपका क्या होगा? कर बस रहे तोड़ोगा के, तो लिख दो, अरे लिख दो, हेडिंग डाल दो, मंगोल आक्रमण। हेडिंग डालोगी छोटी छोटी 2-3, हाँ, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण। लिखेंगे बलबन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए, बलबन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए सीमा पर किलों की, सीमा पर किले बनवाए, किले बनवाए, जैसे सनम, समाना, सुनम है दोस्तों, सुनम, सुनम, सूनम, सुनम, समाना, सैमाना। तो सुनम जो है, सुनम ये एक जगह का नाम है छोरो, हाँ, नोट सुमन, इट इज सुनम। तो सुनम, समाना, सिंध, मुल्तान, सिंध, मुल्तान, यहां उसने अपने पुत्र, यहां
उसने अपने पुत्र मोहम्मद को नियुक्त किया। अपने पुत्र मोहम्मद को नियुक्त किया। मोहम्मद को नियुक्त किया। बलबन स्वयं बड़ी सेना के साथ बलबन स्वयं बड़ी सेना के साथ लाहौर में रहता था। लाहौर में रहता था। 1286 में तैमूर खां के नेतृत्व में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। जिसका सामना करते हुए मोहम्मद की मृत्यु हुई। मोहम्मद को शहीद की उपाधि दी गई। शहीद की उपाधि दी गई। ओके, अगली हेडिंग डाल दें, बलबन की विजय। मंगोल आक्रमण हो गया, बलबन की विजय। विजय तो प्यारे दोस्तों, बात को बात की तरह समझ लो तो बात जल्दी समझ में आएगी। बहुत छोटी सी बात है, छोटे से रूप में आप उसको समझ लेंगे तो फिर दोबारा रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल है, बंगाल। बंगाल में इनका सुल्तानों का जो इक्तेदार था उसका नाम था तुगरिल खां। क्या नाम था? तुगरिल खां। तो बंगाल में तुगरिल खां इक्तेदार था। उसने बलबन के खिलाफ कर दिया विद्रोह। बलबन दिल्ली से चला, पहुंचा, तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया। इस प्रकार से बंगाल को फिर जीता और जीत करके सल्तनत में मिलाया। और यहां जो बलबन का दूसरा पुत्र था, नाम था बुगरा खां जी। बलबन के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा मोहम्मद और छोटा बेटा बुगरा खां। तो चूंकि ये बहुत योग्य था, ये घोर अयोग्य था। इसको पता था। किसको? इसको। ये बलबन की तरह था, वीर योग्य लड़ाका, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट। ये सोचते थे कि गिद्दड़ की तरह जिंदगी 100 दिन जीने से अच्छा एक दिन जीना। और ये सोचते थे कि जीवन मिला है एक बार, जी लो जी भरकर। क्या पड़ा लड़ाइयों में, मर जाएंगे एक दिन मैदान में। इसलिए दोनों अलग थे। यही बहुत वीर योग्य और कुशल सेनापति
ये उतना ही आलसी, सोने में भरोसा करने वाला, जमकर पीने वाला, रोज पीने वाला, और हसीनाओं के साथ उठने बैठने वाला। इसलिए अरे रुक जाओ, अभी तो ये इतिहास हमें उन पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देता, चुपचाप उनसे संदेश ग्रहण करने की इजाजत देता। मैं बता दूं आपको, इसलिए बुगरा खां को उसने बंगाल का प्रभारी बना दिया, बंगाल का प्रमुख बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। बुगरा खां डरा हुआ था, वो दिल्ली से गया था, वो दरबार में देखता था कैसे नंगी तलवार लेकर के कैसे काट देते हैं, और मेरा बाप बड़ा खतरनाक है, जो जहर दे देता है, जो किसी को कोड़े से मरवा देता है, और कभी मेरा नंबर आ गया तो। और देखो, चोर की दाढ़ी में अयोग्य तो था ही, इसको पता था मैं अयोग्य हूं, इसको पता था मैं पीता हूं, इसको पता था मैं बेकार हूं। इसलिए बुगरा खां जो था ये बंगाल में खुश था, बंगाल का प्रभारी बना दिया। तो एक घटना खत्म। दूसरी, इसी समय एक और घटना हुई थी दोस्तों, दिल्ली और अलवर के बीच। ये दिल्ली के पास में अलवर है, तो बहुत दूर नहीं है। इनके बीच में जो गुर्जर रहते थे, मैंने आपको कल बताया था, उसे उन गुर्जरों को मेव कहते थे, मेव गोत्रीय गुर्जर। प्रमुख पेशा जंगली भूमि होने के कारण दिल्ली के आसपास से और जयपुर के बीच में जंगल बहुत बड़े थे, आज भी सरिस्का है बड़े क्षेत्र में, उन्हीं का अवशेष, भारी संख्या में जंगल थे। तो इन जंगलों में ये मेव रहते थे आराम से और पशुपालन करते थे, लेकिन मेव बड़े जंगल होने के कारण ये निडर मेव थे, लड़ाका मेव जिनको कहते हैं, हिंदू धर्म था इनका। तो ये कभी कभी जब मौका मिलता था तब दिल्ली को घेर कर लूट लिया करते थे, इन डाका डालने का काम भी करते थे। तो एक बार इन्होंने बलबन के समय दिल्ली को घेर लिया और डाके डाले। इस बात का पता बलबन को लगा, तो बलबन जो था, इन्होंने इन मेवों का दमन किया और मेवों को इस कदर लूटा, मेवों के जो पुरुष थे उन्हें लगभग लगभग कटवा दिया। बताते हैं, उनकी जो स्त्रियां, उनके जो बच्चे हैं, उनको दास बना करके मध्य एशिया के बाजारों में बेचा गया। इन्हें आवश्यक रूप से एक ही छूट दी गई कि जो मुसलमान बच जाएगा उस स्त्री और उस बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, पुरुषों को तो कभी नहीं छोड़ सकते। उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। तो आज जो मेवात के जो मेव हैं, जो मुस्लिम हैं, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया किसने था? बलबन ने। बलबन ने बलबन ने साथ में जो जंगल थे, जंगल कटवाए, आग लगवाई, जंगल साफ करवाए, और इन जंगलों में उसने सीमा चौकियां या थाने बनवाए। तो जंगलों के कोने कोने पर जो थाने बनाए गए, आज मैंने बताया बलबन का एक थाना गाजी, जहां थानेदार को गाजी कहते थे, थाना गाजी आज भी बलबन द्वारा स्थापित थाने का क्षेत्र है। तो उसने थाने बनवाए। इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य में लोह एवं रक्त की नीति से शांति स्थापित की, शांति स्थापित की। लेकिन आज ये हकीकत ये भूल चुके हैं, कौन? मेव, कि उन पर कितने अत्याचार किए गए थे। क्योंकि धर्म जो है, मैंने बताया था कि एक अफीम की भांति काम करता है, अफीम की भांति। तो खैर, तो ये दो बातें मैं आपको लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर अगली बात वो होगी बलबन की मृत्यु। हाँ, तो दो बातें लिखनी है, तो लिखेंगे विजय में नंबर 1, नंबर 1 लिखें, बंगाल के इख्तेदार, बंगाल के इख्तेदार तुगरिल खाने, तुगरिल खाने जी, तुगरिल मैं लिखूं तुगरिल, ये लिखा हुआ है तुगरिल, लेकिन फिर भी मैं और लिख रहा हूं, लाल रंग से लिख देता हूं जो तुम्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तुगरिल और खा और लगा देना,
नाम है तुगरिल खां यार। तुगरिल खां ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। बलबन ने बंगाल जाकर विद्रोह का दमन किया। विद्रोह का दमन किया। तुगरिल खां को मृत्युदंड दिया गया। तुगरिल खां को मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड दिया। बंगाल का प्रभारी बलबन ने, बंगाल का प्रभारी बलबन ने, बंगाल का प्रभारी बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया। बंगाल का प्रभारी अपने पुत्र बुगरा खां, अब बुगरा कहां है? बुगरा, वो रहा बुगरा, नॉट घुगरा, इट इज बुगरा। बुगरा खां, बुगरा खां को बनाया, बुगरा खां को बनाया। लिख दिया। अगला नंबर 2, उसकी विजय में नंबर 1 हो गया, तो नंबर 2 भी लिख दो बेटा। दिल्ली से विराटनगर के मध्य, दिल्ली से विराटनगर के मध्य, बैराट जी, बैराट आजकल का, विराटनगर के मध्य घने जंगल थे। यहां के मेव, मेव हिंदू पशुपालक थे। जो लूटपाट भी करते थे, लूटपाट भी करते थे। बलबन ने मेवों के गांव जलाए, मेवों के गांव जलाए, पुरुषों को कटवाया, मेवों के गांव जलाए, पुरुषों को कटवाया, कटवाया, स्त्री बच्चों को दास बनवाया, पुरुषों को कटवाया, स्त्री बच्चों को दास बनवाया, जंगल कटवा कर थाने बनवाए, जंगल कटवा कर थाने बनवाए, मेवों को मुसलमान बनाया। नीचे लिख देंगे 1287 में बलबन की मृत्यु हुई। 1287 में बलबन की मृत्यु हुई। ओके,
अब दोस्तों बलबन की दो चीजें आज भी हैं। एक, बलबन ने अपने लिए महल बनवाया था जो लाल रंग का था, जिसे क्या कहते थे? लाल महल। एक बलबन ने अपने आखिरी टाइम आते आते अपना खुद का मकबरा भी बनवा दिया। खुद ने खुद का ही मकबरा, बलबन का मकबरा उसने बनवा दिया कि मेरे मरने के बाद मुझे यहीं दफना देना। ये बहुत बड़ा महल दिल्ली में, जिसे वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने के कारण देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसे तुड़वा दिया था जब भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तब तुड़वा दिया था। तो लाल बलवा पत्थर से निर्मित, लेकिन बलबन का मकबरा अभी भी है। बलबन का मकबरा, तो ये प्रथम मकबरा है भारत का जिसमें शुद्ध इस्लामिक मेहराब का प्रयोग किया गया। ये दो और लिख देंगे और हेडिंग डाल देंगे, बलबन का स्थापत्य। तो दोस्तों बलबन खत्म, वंश खत्म, बात खत्म। लेकिन बलबन के बाद मैं खिलजी वंश लेके आ रहा हूं, तो लाने के लिए मुझे थोड़ा सा मार्ग चाहिए, तो मैं मार्ग ले रहा हूं। देखो जी, समझने की कोशिश करना। ये बलबन है। बलबन के दो बेटे हैं। दो बेटे हैं, कौन कौन से? एक मोहम्मद, बहुत योग्य है, और दूसरा है बुगरा। ये तो आपको पता लग ही गया। इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। हो गई। कब हुई? दुख बहुत गहरा था, छुप छुप के वो रोता था। व्यक्ति बाहर के घावों से नहीं मरता, अंदर की जो उसके दुख और जो तकलीफ, जो दर्द होता है, वो उसे मार देता है। बलबन भी 1287 के अंदर मर गया दुख में। एक साल पकड़ी ही नहीं, क्योंकि मन का दर्द जो है व्यक्ति को काटता है, तलवारें नहीं काट पाती, उनका घाव भर जाता है।
मन के दर्द का घाव नहीं भरता। इसका बलबन का विशेष लगाव था। इसका पुत्र था, नाम था कैकू खुसरो। उम्र लगभग 22 वर्ष। बलबन ने इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बेटा इसके भी है, उसका नाम कैकुबाद। कैकुबाद उम्र लगभग 18 वर्ष। बलबन ने उत्तराधिकारी किसको बनाया? ये अपने पिता की तरह योग्य था, उम्र भी ठीक थी और समझदार भी था। इसलिए सत्ता अपने हाथ में रखनी, वीर था, योद्धा था, लड़ाका था। घोड़े को इतनी तेज गति से चलाता था बिना उसकी लगाम पकड़े, दोनों हाथों में तलवारें लेकर, रजिए की तरह ट्रेनिंग थी इसकी। इस बात से दिल्ली में जो वजीर था वो खुश नहीं था। उसे पता था कि यदि मैं इसको बना दूं तो मेरी चलबल नहीं रहेगी, क्योंकि पिता के गुण जेनेटिक रूप से आते ही है। पिता के गुण जेनेटिक रूप से आते ही है। किसमें कौन से गुण थे? तो कैकुबाद जो था विलासी एवं सुरा और सुंदरी में डूबा हुआ एक ऐसा लड़का जिसको नाम मात्र का सुल्तान बने रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब बताओ लोग किसको बनाएंगे? वजीर किसको बनाएगा? इसलिए बलबन के बाद कौन बना शासक? कैकुबाद शासक बना। तो इसलिए कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। और ये कैकुबाद कब से कब तक रहा दोस्तों? 1287 से लेकर 1290 तक। थोड़े समय रहा। इसके समय क्या होगा? इसके समय वही होगा जो होना था। इसने जो दिल्ली का काजी जो फकरुद्दीन था, फकरुद्दीन ने वजीर के साथ मिलकर सुल्तान बनाया था। और इस काजी फकरुद्दीन, सॉरी काजी में गलत लिख बैठा, कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल फकरुद्दीन इसने सुल्तान बनाया था। और इसने अपने दामाद को, इसका जो दामाद था उसको नया वजीर भी बना दिया, पुराने वजीर को भी हटा दिया। उम्र ऐसी थी, इसलिए इसे कहा गया कि तू बेटा मस्ती कर। इस कैकुबाद ने यमुना के किनारे, दिल्ली से दूर यमुना के किनारे एक महल बनवाया जिसका नाम था किलूगढ़ी महल बनवाया। और इस महल में दोस्तों ये रहता था जहां लड़कियां, मतलब महिलाएं ही नियुक्त थी। वहां अंगरक्षिका, सैनिक सिर्फ महिलाएं ही हो सकती थी। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होता, और इसीलिए एक बार सूचना मिली बुगरा खां को। बुगरा खां कहां है? बंगाल में, मैंने बताया था। बुगरा खां को सूचना मिली तो बुगरा खां ने अपने बेटे को बुलाया, और बुगरा खां ने खुद बंगाल से आया, बेटे को दिल्ली से बुलाया और अयोध्या में मुलाकात की और बेटे को समझाया।
और कैकुबाद को समझाया, को निर्देश भी दिए कि बेटा सुधर जा, मैं नहीं सुधर पाया, तू तो सुधर जा प्लीज। लेकिन बेटे ने कहा कि जब बाप शराबी तो बेटा पिए तो क्या खराबी। खैर, अरे बस तो नहीं सुधरा। रिजल्ट, अब जो तुम अभी टेबलेट तोड़ रहे थे आगे सुनो। अत्यधिक भोग विलास के बाद खत्म। इसने जलालुद्दीन खिलजी को दीवान ए आरिज, सेनापति जिसको हम कहेंगे दीवान ए आरिज, नाम पता है ना? अरे सैन्य विभाग नहीं बनाया था क्या? कौन सा विभाग था? दीवान ए आरिज। तो उसके जो सेनापति होगा उसे क्या कहेंगे? आरिज ए ममालिक। तो सेनापति बना दिया, कुल मिलाकर के सेनापति बनाया। लेकिन अत्यधिक भोग विलास के बाद, अत्यधिक पीने के बाद लोग मरते नहीं रहते क्या? सड़कों में देखते नहीं हो क्या आप? इसके भी लकवा हो गया, शरीर से एकदम खत्म, उठने की हिम्मत नहीं, शरीर लकवाग्रस्त, अत्यधिक पीने के कारण डैमेज। वही जो सुरा और सुंदरी में डूबा रहने वाला, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकता। हाथ बेकार, पांव बेकार, शरीर बेकार, पड़ा का पड़ा रह गया। इसी के सामने इसके जो साथी थे, जो उसके दामाद वगैरह, वो आए और इसे कहा कि बता, तू शासक के योग्य तो रहा नहीं। तो इसका छोटा सा पुत्र था, उम्र 21 साल की, और पुत्र की उम्र करीब 5 महीने की। तो इसका 5 माह का शिशु कितना था? 5 महीने का शिशु। नाम है क्यूमर्स। क्यूमर्स को शासक बनाया गया। कब बनाया गया? 1290 में, 1290। और ये अपनी जिस किलूगढ़ी में जहां सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति की गई थी, तुम जो बात कर रहे हो, अभी ये ना महिलाएं इसके काम की थी, ना वो दारू ही पी सकता था। और इसी के सामने जलालुद्दीन खिलजी आया और इसी के बेटे को इसी की आंखों के सामने अपने हंसते हुए ठाके लगा करके अपनी तलवार निकाली और उसके हाथ पैर एक एक अंग काट काट करके इसी के आंखों के सामने फेंकने लगा। कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में। ये देखता रहा। ये उसकी शराब का, उसकी उस भोग लिप्सा का, उसकी सुरा का, उन सुंदरियों का ये परिणाम था कि इसी की आंखों के सामने इसके शिशु को कोई दूसरा व्यक्ति काट काट के उसके अट्टहास करता हुआ उसके अंग भंग करके फेंक रहा है। क्या करें? आंखों से अश्रुधारा निकली, लेकिन हाथ खुद के आंसू पहुंचने के लायक नहीं थे। बस उसने जो अधिकतम कर सकता था, अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इस क्यूमर्स की हत्या करने के बाद किसकी हत्या कर दी? कैकोबाद की हत्या करके और शासक बना। कौन से वंश की नींव डाली? खिलजी वंश की नींव। ये लो सब खत्म। तो तुम जो अभी ठाके लगा रहे थे ना, देखा अंत? सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं, इतिहास सिखाता है हमें, जो भी पथ से भ्रष्ट हुआ है उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ है। उतारो इसको फटाफट।
मैं भेज दूंगा आगे। दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन ने कैकोबाद को सुल्तान बनाया। दामाद कैकोबाद का जो वजीर था वो फखरुद्दीन का दामाद को वजीर बनाया। फखरुद्दीन का दामाद को वजीर बनाया। कैकोबाद का वजीर जो है ना वो इसका दामाद बन गया। जब ससुर जी बना रहे हैं राजा, अरे कोई ससुर मुझे यदि बनाएगा उसका दामाद मेरा वजीर बनेगा बनेगा। तो सारी सुन ले। चाल नीचे तन घड़ी सुनाऊं। कौन सी वाली को? कौन सी वाली को? दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन ने कैकोबाद को सुल्तान बनाया। अब बता बावली कहीं सेट करो इन्हें मैं, या तो ऑलरेडी सेट है। दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन ने कैकोबाद को ये कैकोबाद का लाइन पूरी है, तू लाइन में रहती क्यों नहीं है? ये कैकोबाद का पुत्र कौन है? क्यूमर्स। 5 माह का शिशु क्यूमर्स किसका पुत्र है? ये देख कैकोबाद की बात आ रहा है, यूं कहें। पहले मैंने कहानी सुनाई थी, कैकोबाद जब लकवाग्रस्त हो गया तो इसी के सामने इसके 5 महीने के शिशु को काट काट के फेंक दिया। तब तू क्या नींद ले रही थी? इतनी नहीं हो रहा, सब मस्त हैं।
और क्या, तो इसमें तू टेंशन क्यों ले रही है? कुछ खास होते हैं उन्हीं के पीछे लोग, उनकी निगाहें होती हैं, वो अच्छे लोगों के लिए बोलते हैं। अब जैसे मोदी जी के लिए दुनिया बोलती है क्योंकि दम है, तुझमें भी दम है, मानना पड़ेगा, इसमें गुस्से की कौन सी बात है। एक्चुअली क्या है बेटा, तेरी इंटेलिजेंस से चिढ़ते हैं पीछे वाले, तो होशियार है, इनको पता है, और वो चिढ़ते हैं तेरे से। ये अच्छे लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दुश्मन अपने आप बन जाते हैं उनके। अरे लिख दिया के, अब मैं, जो आपकी तरफ से एक डिमांड आई है कि प्राचीन भारत का टेस्ट जो है एक कंप्लीट टेस्ट लिया जाए, उसका समय और दिनांक निर्धारित की जाए, तो ये सूचना आज मैं आगे तक बढ़ा देता हूं। पेपर में बना दूंगा मस्त, आंसर भी मैं ही बताऊंगा। ठीक, ठीक, अजी मस्त लो, मस्त, 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 जैसा आप चाहते हो ना वैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की सभा अब समाप्त की जाए या चालू रखें? चलो नमस्कार, मिलते हैं कल।